हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एंड स्यूडो फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि इसकी आपको कंसेप्ट थ्योरी आती हो। अगर आपने इसकी कंसेप्ट थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, लेक्चर अटेंड कर रखा है तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। लेकिन नहीं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके मेरा इस पे बेस्ड जो मैंने लेक्चर दिया है वो ज़रूर अटेंड करिए, उसके बाद ही यहाँ पे आइएगा तो ही अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, न्यूमेरिकल साथ करना ज़रूरी है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं और आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने HC वर्मा से लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है। कह रहे हैं अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार। ठीक है, एक कार है, इस तरीके से उसकी सीलिंग से एक पेंडुलम लटकी हुई है। ओके, ठीक है। कार हैविंग एक्सेलरेशन ए, कार जो है ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ए नहीं, ए नॉट एक्सेलरेशन से। विद रिस्पेक्ट टू द रोड फाइंड द एंगल मेड बाय द स्प्रिंग विद द वर्टिकल। अगर कार इस तरीके से आगे जाएगी, एकदम एक्सेलरेट होके आगे जाएगी, तो अभी आपने देखा ये थोड़ा पीछे हो जाएगी ना, इस तरीके से ऐसे हो जाएगी ना, ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगी, एक्सेलरेट कर रही है, ऐसे टेढ़ी हो जाती है बॉडी भी और ये पेंडुलम भी। तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये सवाल कैसे करें। अगर बाहर रह के करेंगे तो थोड़ा सा बाहर रह के भी इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व हो सकता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व हो सकता है। कैसे दोनों से होगा वो देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे फोर्सेस देखें तो इस पे फोर्सेस कौन सी लगेंगी, चाहे इनर्शियल में खड़े हो चाहे नॉन इनर्शियल में। ऑब्वियसली एक फोर्स लगेगी इस पे, वेट। ठीक है, एक लगेगी वेट और एक लगेगी इस रस्सी से टेंशन, एक लगेगी टेंशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि ये आप टेंशन को रिजॉल्व कर दें, दो कंपोनेंट्स में, एक ऊपर की तरफ एक इस तरफ। ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा होएगा, ये टेंशन टी थी तो ऊपर की तरफ हो जाएगी टी कॉस थीटा और इधर की तरफ हो जाएगी टी साइन थीटा। अभी आप देखिए कि टी कॉस थीटा तो ऑब्वियसली mg के बराबर होगी, टी कॉस थीटा तो mg के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये जो टी साइन थीटा आगे की तरफ लग रही है भैया, ये जो आगे की तरफ इस पे टी साइन थीटा फोर्स लग रही है, आप देखिए, आप बाहर से देख रहे हैं तो पेंडुलम आपको आगे जाती हुई दिखाई देगी या नहीं देगी, ट्रक के साथ, कार के साथ। बिल्कुल, तो ये जो आगे जाएगी, आगे इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, तो यही टी साइन थीटा जो इस पे फोर्स है, यही टी साइन थीटा फोर्स इसको एक्सेलरेट कराएगी आगे की तरफ, जिसका यही इस पे नेट फोर्स लगेगी और नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो t से t कट जाएगा, m से m कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a अपॉन g, और थीटा निकालने के लिए थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स a अपॉन g। इस तरीके से हमने थीटा निकाला किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जब आप बाहर की तरफ से देख रहे थे। अब यही सवाल अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें, मतलब आप जाके कूद गए आप यहाँ पे जाके कूद गए, उसी कार के अंदर जाके बैठ गए, ट्रक के अंदर जाके बैठ गए। अब ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है तो आप भी एक्सेलरेट कर रहे हैं और एक्सेलरेटेड जो बॉडी होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। आपके हिसाब से ये सवाल कैसे करेंगे, ये सवाल करने के लिए क्या करेंगे आपको पता है। अब आपको कार तो भागती हुई दिखेगी नहीं, लेकिन इस पे एक फोर्स आपको और बनानी पड़ेगी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो है स्यूडो फोर्स, जो हमेशा इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं। ये ऐसे जा रहा है तो पीछे की तरफ, अरे ये a नॉट था तो हर जगह a नॉट लिख लेना बेटा। ठीक है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगाओगे पीछे की तरफ, ये स्यूडो फोर्स होगी कितनी, ma नॉट मैंने बताया, स्यूडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। अब कैसे सवाल को सॉल्व करोगे, यहाँ पे तो वही होगा, ये क्योंकि आपको रुकी हुई दिखाई दे रही है, रुकी हुई दिखा रही है तो नेट फोर्स 0 होगी, यानी ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होगी।
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा। ऑब्वियसली ये रुकी हुई है तो ये दोनों फोर्सेज भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे और टी साइन थीटा यानी किसके बराबर होगा, एम ए नॉट के। ये देखो वही इक्वेशंस आ गई जो यहाँ आई थी, फिर से इन दोनों को डिवाइड करोगे, टी टी कट जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी आ जाएगा, फिर से थीटा वही आ जाएगा। तो आप स्यूडो फोर्स की हेल्प से इनर्शियल फ्रेम से भी वही आंसर, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी वही आंसर, यहाँ तो दोनों से लगभग इक्वली सेम मेहनत करके आंसर आ रहा था, लेकिन आगे हम देखेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब हम सॉल्व करते हैं तो कितनी चुटकियों में आंसर निकल आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार सवाल, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द अबव। ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस से एक पुली लटकी हुई है, पुली से एक रोप लटकी हुई है जिसमें इधर की तरफ 1.5 किलो, इधर की तरफ 3 किलो है। कह रहे हैं अगर ये पूरी की पूरी जो लिफ्ट है जिसमें ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये अगर ऊपर की तरफ g/10 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में कितनी रीडिंग आएगी? बिल्कुल ऑब्वियसली उतनी ही रीडिंग आएगी जितनी यहाँ पर टेंशन लग रही होगी। ये इस तरीके से इस पे ऊपर की तरफ जिस रस्सी से ये पुली टंगी हुई है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी, तो जितनी टेंशन इस पे होगी उतनी ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। लेकिन ऑब्वियसली ये कैसे निकालें? ये निकालने के लिए लेट से हम यहाँ पे कर दें टी डैश। ऑब्वियसली जैसे ये रस्सी आप देख रहे हैं यहाँ टंगी हुई है, तो इन पे जरा फोर्सेस बनाइए, कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। ये m1 वेट मान लें, ये m2 वेट मान लें, तो एक फोर्स इस पे फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से लगेगी नीचे की तरफ m1g, एक इस पे लगेगी m2g, है ना। एक टेंशन यहाँ लगेगी T, एक टेंशन यहाँ लगेगी इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट T, क्योंकि पूरी की पूरी इस तरीके से एक ही रस्सी है तो टेंशन लगेगी T। अभी आप देखिए इस पॉइंट से जैसे ये रस्सी हैं, ये रस्सी यहाँ से टच कर रही हैं, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन T डैश है वो ऑब्वियसली T डैश किसके बराबर होगी? वो T डैश बराबर होगी नीचे वाली फोर्सेस के। देखिए यहाँ पे अगर हम बाहर से देखें तो बाहर से देख के इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ेंगे तो ये 3 किलो का है, ऑब्वियसली ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, इन दोनों का तो मोशन होगा ही होगा, लेकिन खुद ये ऊपर जा रहा है तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, उनकी रिजल्टेंट फोर्सेस निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद इसी लिफ्ट में जाके खड़े हो जाएं तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस केस में कुछ चीज़ें स्टेशनरी हो जाएंगी, कुछ फोर्सेस हट जाएंगी। जैसे आप देखिए अगर बाहर से देखते तो बाहर से खुद पुली भी ऊपर की तरफ मूव कर रही होती इस लिफ्ट के साथ साथ, लेकिन अगर इसी लिफ्ट में जाके आप खड़े हो जाएंगे तो ये जो पुली है ये स्टेशनरी हो जाएगी, ये आपको रुकी हुई दिखाई देगी, सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट्स ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ये आपको स्टेशनरी दिखाई देगी तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगी। हमने कहा वेट जो है वो टी डैश के बराबर होगा, और टी डैश खुद अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे टेंशन लगेगी इस पॉइंट से अवे, एक इस पॉइंट से अवे, तो ऊपर क्योंकि ये रुकी हुई है तो टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, यानी टी डैश इज इक्वल टू 2t ये हो जाएगा। तो अगर हम किसी तरीके से t निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आ जाएगा कि स्प्रिंग बैलेंस में कितनी रीडिंग होगी। उसके लिए हमें यहाँ पे स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले पहली वाली बॉडी अगर देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊं तो इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है टेंशन, एक नीचे की तरफ लग रही है m1g, लेकिन स्यूडो फोर्स लगती है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये पूरी की पूरी ऊपर जा रही है, तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ कितनी? m1a। ए क्या है? इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन जो अभी हम डालेंगे। यहाँ पर पूरी लिफ्ट तो ऊपर एक्सेलरेट कर ही रही है और इनका भी कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है जो हमें निकालना है, तो दो एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू g/10 डाल देता हूँ। ये आपकी स्यूडो फोर्स हो गई mg/10। यहाँ पे ए एक्सेलरेशन ना लिख के यहाँ पे ये इसकी एक्सेलरेशन ए हम लिखेंगे फिलहाल। अभी आप देखिए, क्योंकि ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी ये पुलिस की वजह से, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? ऊपर की तरफ लग रही है टी फोर्स, नीचे की तरफ ये, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो ऊपर वाली बड़ी होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। डाउनवर्ड दो लग रही हैं, यहाँ पे लिख दी m1g/10 और दूसरी लिख दी
प्लस m1g, ठीक है। और जो भी रिजल्टेंट फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है ma, कौन सा मास है, m1 मास है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m1a। यही एक्सेलरेशन हमें निकालनी पड़ेगी, a यहाँ पे a एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की है। वैल्यूज डाल देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। t तो पता नहीं, m1 कितना है 1.5 है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। g की वैल्यू 10 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10/10, यहाँ पे बचेगा m1 की जगह 1.5 और 1.5 इंटू जी, या चलो g ही इस तरीके से g की वैल्यू 10 डाल दो तो 1.5 इंटू 10 हो जाएगा आपका 15। तो ये हो गया आपका t माइनस 16.5 और यहाँ पे 1.5a, यहाँ पे हो गया 1.5a। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन दूसरी बॉडी के लिए, दूसरी बॉडी m2 है। भैया ये तो नीचे जा रही है, ये तो नीचे जा रही है, ये अपने भारीपन की वजह से नीचे एक्सेलरेट होगी, a एक्सेलरेशन की वजह से। फोर्सेस कौन सी लगेंगी इस पे, फ्री बॉडी डायग्राम। पहली फोर्स लगेगी m2g, दूसरी फोर्स ऊपर लग रही है टेंशन, और स्यूडो फोर्स लगती है अवे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी, ma। a कितना है g/10, तो डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ g/10 और मास लिख ले रहा हूँ m2। अब क्योंकि नीचे जा रही है तो दो नीचे फोर्स लग रही हैं, एक ऊपर, कौन सी बड़ी होगी, नीचे वाली। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए m2g/10 माइनस m2g, सॉरी प्लस, टोटल नीचे की हो गई ये, माइनस अपवर्ड कर दें t, और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, कौन सा m2। वैल्यू डालते हैं, m2 दे रखा है 3, g होता है 10, 10 से 10 कट जाएगा, m2 हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 3 इंटू जी की वैल्यू 10, 30, ठीक है। और ये माइनस t इज इक्वल टू 3 और a, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 33 माइनस t इज इक्वल टू 3a। यहाँ पे ऐसा कर दें प्यारे, इस t की वैल्यू यहाँ डाल दें या दोनों को ऐड कर दें। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आप देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके नीचे 33 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। ऐड करने से माइनस टी प्लस टी कट गया। 33 माइनस 16 कितना होता है, 33 माइनस 16, ठीक है 33। या ऐसा करें, हमें t निकालना था ना, हमें a नहीं निकालना है। a निकालना होता तो यहाँ से a निकाल लेंगे, क्योंकि t निकालना है तो डायरेक्ट t निकालने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर यहाँ पे सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा आपका 2t माइनस 33 इज इक्वल टू 3a। a हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लिखने से क्या होगा, 2t माइनस 33 इज इक्वल टू 3a। दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस, ऐसा करने से ये कट गया। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया माइनस 2t माइनस t माइनस 3t। ये हो गया 33 प्लस 33 इज इक्वल टू प्लस 66 इज इक्वल टू 0। 3t इज इक्वल टू 66 यानी t इज इक्वल टू 22। t क्योंकि आपका 22 आ गया प्यारे, तो t 22 आने से यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे t 22 डालेंगे तो ये आ गया 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 और यूनिट होती है इसकी क्या, न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया न्यूटन में। अगर आपको न्यूटन की बजाय केजीएफ में करना है तो केजीएफ में करने के लिए g से डिवाइड कर दो, 44 को g से डिवाइड कर दो तो केजीएफ में आ जाएगा, यानी 44/10 इज इक्वल टू 4.4 kgf। ये इसकी रीडिंग आएगी 4.4 kgf। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अपने आप करने की कोशिश करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो प्यारे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एच.सी. वर्मा का फिर से क्वेश्चन है। A small block of mass m is kept over an inclined plane। ध्यान से सुनना, बहुत ही पेशेंस से सुनना। ये इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन पे थोड़ा इधर बना लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे एक इस तरीके से बॉक्स रखा हुआ है। ये लीजिए, हमने बॉक्स इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन और बॉक्स का जो मास है वो स्मॉल m है, जबकि इंक्लाइंड प्लेन का जो मास है वो कैपिटल M है, ठीक है। इंक्लिनेशन थीटा, थीटा इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड द इंक्लाइंड प्लेन मूव सो एज द स्मॉल ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। यार इसमें क्या है
जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे अभी मैंने ट्रक का केस बताया था, ट्रक के अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है और स्लिपरी है अगर उसका सरफेस, तो जैसे ही ट्रक एकदम आगे भागेगा एकदम पीछे की तरफ बॉक्स खिसक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप किताब लीजिए, किताब के ऊपर इस तरीके से ऐसे पेन रख दीजिए और किताब को तेजी से खींचिए तो पेन हल्का सा पीछे से खिसक जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर ये ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को तेजी से हम आगे ले जाएंगे विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो अगर ये सरफेस, ये ब्लॉक ऐसा सीधा होता और ऊपर m मास का ब्लॉक रखा होता, हम इसे तेजी से आगे ले जाते तो ये बेचारा पीछे चला जाता, है ना, कुछ ज़्यादा ही तेजी से अगर नीचे को आगे लाते। लेकिन अगर इसे सीधा करने की बजाय ऐसे टेढ़ा कर दिया और बहुत ज़्यादा तेजी से इसे आगे खिसका के ले जाएं तो ये पीछे खिसक सकता है, नहीं खिसक सकता है? बिल्कुल खिसक सकता है। यहाँ पे ये पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड द इंक्लाइंड प्लेन मूव। यहाँ पे ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव करे कि ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी। आप सोचिए कि अगर ब्लॉक रुका हुआ होगा नीचे वाला तो ये नीचे खिसक के भी आ सकता है, ये नीचे खिसक के भी आ सकता है, और ज़्यादा तेजी से चले तो ये ऊपर खिसक के जा सकता है। लेकिन कितनी एक्सेलरेशन से चले कि ये ना ऊपर जाए ना नीचे आए, ये यहीं रुका रहे, ये हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए भैया, ये यहीं पे रुका रहे। अब ध्यान से देखना कि इसे इनर्शियल फ्रेम से करें या नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अगर आप इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें, बाहर से देखें इनर्शियल फ्रेम से, और इस ब्लॉक को अगर आप आगे भगाएंगे तो क्या ये वाला ब्लॉक आपको रुका हुआ दिखाई देगा? ऑब्वियसली नॉट। आप अगर ये ब्लॉक अपनी प्लेन पे यहाँ पे रुका भी होगा तब भी आपको नहीं रुका हुआ दिखाई देगा, आपको इस बड़े ब्लॉक के साथ ये आगे चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप चाहते हैं इसको आसान बनाना, तो हमें इसको स्टेशनरी करना पड़ेगा, और स्टेशनरी सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देगा जो इंसान इस ही इंक्लाइंड प्लेन पे खड़ा हुआ है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे इसे इंक्लाइंड प्लेन भी रुकी हुई दिखाई देगी, और कितनी एक्सेलरेशन से चले कि इसे ये रुका हुआ दिखाई दे, तो हम यहाँ पे इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसे यहीं रख के इंसान को खड़ा करके इसको देखेंगे। जरा देखिए इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। पहली फोर्स लगेगी वेट, ठीक है, mg। दूसरी फोर्स लगेगी इस पे रिएक्शन, ठीक है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के 90 डिग्री पर, ठीक है, यही दो फोर्सेस लगेंगी। एक तीसरी फोर्स और लगेगी, कौन सी? क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं, इसके हिसाब से बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, कौन सी? ये हो गई स्यूडो फोर्स ma, जहां पे हमें a निकालना है, ठीक है। अभी क्या करें प्यारे, अभी ये करें कि क्योंकि इसके हिसाब से ये रुका हुआ है तो कुछ फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे, और ऐसे कि कुछ फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी और कहेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर रही हैं और ये ब्लॉक रुका हुआ है। उसके लिए कौन कौन सी फोर्स को हम रिजॉल्व करें? उसके लिए हम एक करते हैं ma को रिजॉल्व और mg को रिजॉल्व। सबसे पहले mg को रिजॉल्व करते हैं, एक r के अपोजिट डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। आपको पता है ये थीटा है तो ये थीटा होता है, तो mg को रिजॉल्व करेंगे थीटा वाली साइड, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। ऐसे ही ma को रिजॉल्व करें प्यारे, ma को रिजॉल्व करें, एक तो इसके ऑपोजिट ऐसे, सॉरी एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, एक ऐसे। अभी आप ये देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90, इसमें से ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अब ma को रिजॉल्व करें इधर की तरफ तो थीटा वाली साइड लग जाएगा ma cos थीटा और इस तरफ लग जाएगा ma sin थीटा। समझ पा रहे हैं? थोड़ा ज़्यादा फोर्सेस हो गई हैं, लेकिन अब इस वाले ब्लॉक पे आप देखिए ज़रा कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। mg हट गई, ma हट गई। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये ब्लॉक इस तरीके से, ऐसे रखा था, ऐसे mg को हमने रिजॉल्व कर लिया था mg sin थीटा में और mg cos थीटा में, ठीक है। तो mg तो हट गई थी, उसकी जगह ये दो आ गई। ma को रिजॉल्व कर लिया था एक इधर की तरफ ma cos थीटा में और एक इधर की तरफ
एम ए साइन थीटा में। और कौन सी फोर्स लग रही थी, ये लग रही थी नॉर्मल रिएक्शन, यही फोर्सेस लग रही हैं, इसके अलावा तो और कोई नहीं लग रही है। इन दोनों को तो रिजॉल्व कर लिया, ऐसे हटा दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि ये यहाँ पे रुका रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए, स्टेशनरी रहने के लिए, नेट फोर्स 0 रहने के लिए हमें एक तो ये चाहिए कि अपोजिट फोर्सेस इक्वल हों, बिल्कुल, तो ये कैंसिल करेंगी, यानी mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू, mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू कितनी, mg cos थीटा, ma cos थीटा, यहाँ पे हमने a निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी यहाँ पे m से m कट गया, ठीक है, साइन को इसके नीचे ले आए, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू जी अपॉन ए, सॉरी जी अपॉन ए नहीं, ए अपॉन जी, तो ये लीजिए साइन अपॉन कॉस बन जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। ए निकालना था तो ए को यहीं रहने दो, जी इधर ले आओ, तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ये लीजिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा के, अपोजिट डायरेक्शन में एम ए लगा के, प्रोवाइडेड कि उस इंसान को आप खड़ा वहीं पे करोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती, लेकिन स्यूडो फोर्स से आसानी होती। दूसरा एक बाद में आप ये भी कर सकते थे, अगर आपसे ये पूछते कि भैया नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आर पूछते तो आर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होता, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। वहाँ पे शायद किसी क्वेश्चन में आर भी पूछा है, तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू सिंपली डाल दोगे, ए की वैल्यू क्या आई है आपकी, जी टेन थीटा, जी टेन थीटा डाल देंगे, तो ये आपका एक्सेलरेशन नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो कि अगर टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन इंटू साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम जी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। एलसीएम लोगे अगर आप तो प्यारे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा। एम जी कॉमन आ जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है भैया 1, तो R इज इक्वल टू आ गया आपका एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो ये देखिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, अभी ये क्वेश्चन आप करिए, इसी के साथ साथ एक इसमें दूसरा पार्ट भी दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड देखते हैं। लेकिन एक चीज अगला क्वेश्चन करने के लिए याद रख लीजिए कि अगर ये ब्लॉक m मास का है और स्मॉल m मास का हम चाहते हैं टिका रहे यहीं पे, तो कितनी एक्सेलरेशन से इसे एक्सेलरेट कराएं, याद कर लीजिए a इज इक्वल टू जी टेन थीटा से कराएंगे तो ये रुका रहेगा। इसका यूज कहीं आगे क्वेश्चन में आ सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मेरे प्यारे बच्चे, आ गया है अगला एक और प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वैसे ही है। यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का मास ले लिया है अब की बार m डैश। ये ब्लॉक था, इसका मास स्मॉल m ही है। कह रहे हैं कि ये एंगल इंक्लाइंड प्लेन का थीटा है। अब की बार इसको ऐसी रोप से टांग के, पुली से एक कैपिटल M पे टांग दिया है इस तरीके से। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मास m। अब की बार हमें इसका मास निकालना है सो एज टू प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग। अभी सोचिए अगर ये रुका हुआ होता तो ये खिसकता हुआ नीचे आ जाता। पिछले क्वेश्चन में ये था कितनी एक्सेलरेशन से आगे भगाएं कि ये यहीं रुका रहे। वो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आप डायरेक्ट याद रखिए कि भैया जी टेन थीटा से अगर हम इसे एक्सेलरेट कराते हैं आगे तो ये यहीं रुका रहेगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि ये आगे एक्सेलरेट तो होगा, लेकिन एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ एक धागा बांध रखा है जिससे m मास टांग रखा है। इसका मास कितना हो कि ये इतनी तेजी से नीचे जाए, कि ये इतनी तेजी से आगे भगाए कि ये वहीं रुका रहे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम इस पे बनाइए। इस पे एक फोर्स लगेगी mg, एक फोर्स लगेगी ऊपर टेंशन। अब ये पूरी रस्सी इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऊपर टेंशन हुई,
जबकि यहां इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ये टेंशन हुई। ठीक है, ये तो आपने बना ही लिया। अभी आप ये देखिए, ये नीचे जा रहा है, ये पूरा सिस्टम आगे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए जाना ये जब नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएगा ए, जो ए हमें पता है कि भैया इतनी होनी चाहिए, कम से कम ये इतनी एक्सेलरेशन से जाए कि ये इतनी एक्सेलरेशन से जाए कि ये यहाँ रुका है, उसकी एक्सेलरेशन इतनी होनी चाहिए। पिछली बार आपने प्रूफ कर लिया, यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ये तो उससे भी आसान है। इस वाले के लिए बताइए क्या इक्वेशन होगी, कौन सी फोर्स बड़ी होगी, टी या एम जी? ऑब्वियसली नीचे जा रहा है तो नीचे वाली बड़ी होगी एम जी माइनस टी, और रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी एम ए। यहाँ पे हमें एम निकालना है, ठीक है, लेकिन m निकालने के लिए हमें t नहीं पता है और a नहीं पता है। a तो यहां से डाल देंगे, लेकिन t कहां से निकालेंगे वो देखिए। जैसे इस पे रिजल्टेंट फोर्स नीचे वाली माइनस अपर वाली कर दी, लेकिन यहां पर देखें इसमें पीछे की तरफ तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, इस पूरे सिस्टम पे सिर्फ आगे की तरफ फोर्स लग रही है t, और जो भी रिजल्टेंट फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इस पूरे सिस्टम का जो आगे जा रहा है t टेंशन से, ये है m डैश प्लस m, ठीक है, इसका मास है m डैश प्लस m और एक्सेलरेशन a। तो ये t डैश की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए और इससे m कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसा करिए, mg माइनस t की जगह लिख दे रहे हैं m डैश प्लस m इंटू a इज इक्वल टू एम ए एक तरफ ले लें क्योंकि हमें a की वैल्यू दे रखी है जी टेन थीटा, लेकिन हमें कैपिटल M निकालना है, तो कैपिटल M एक तरफ करो भैया, क्योंकि कैपिटल M हमें निकालना है। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो mg माइनस एम ए इज इक्वल टू m डैश प्लस m इंटू a। यहाँ पे m कॉमन ले लो, ये हो गया g माइनस a इज इक्वल टू m डैश प्लस m a। यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो और कैपिटल M निकाल लो, ठीक है। a की वैल्यू मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ, क्या बन गया, m g माइनस a की जगह g टेन थीटा, ओके, और यहाँ पे m डैश प्लस m a की जगह g टेन थीटा। ये लीजिए, यहाँ से g कॉमन आ गया, ठीक है, ये बन गया 1 माइनस टेन थीटा, और ये हो गया m डैश प्लस m g टेन थीटा। g से g कट गया भैया, m निकालना था, m आपके पास आ गया m डैश प्लस m टेन थीटा अपॉन ये चीज़ नीचे ले आइए 1 माइनस टेन थीटा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है प्यारे, ये फॉर्मूला हो गया आपका जो आपको निकालना था। एक काम इसमें और हो सकता है, अगर टेन थीटा दो जगह आ रहा है, आप हटाना था चाहते हैं तो इस टेन को आप नीचे ला सकते हैं। अगर आप इसको नीचे ले आएंगे तो ये 1 माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। देखिए अपॉन टेन थीटा होगा तभी तो ये ऊपर जाके यहाँ आया होता, लेकिन इससे करने से क्या हुआ, 1 माइनस टेन थीटा के अपॉन में 10 है तो इससे भी 10 कर दीजिए, इससे भी 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 अपॉन टेन थीटा बन जाएगा आपका। ऊपर तो हो गया m डैश प्लस m, यहाँ लिख दे रहा हूँ m डैश प्लस m, और नीचे हो गया 1 अपॉन टेन थीटा हो गया कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 1। तो ये भी आंसर हो गया। जैसे MCQs आते हैं तो अब कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये दे रखा था, तो आप इससे इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, वो आप समझ गए। तो प्यारे, ये एक बार समझ के आप अपने आप करिए, फिर आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि सिर्फ देख देख के बस करते जा रहे हैं, अपने आप करना ज़रूरी है। चलिए करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके मेरे प्यारे, तो आ जाइए अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन दो क्वेश्चंस अभी कराने जा रहा हूँ, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कैसे होंगे देखिए, कह रहे हैं अ ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा। ये लीजिए, फ्रिक्शनलेस एक इंक्लाइन बना ली हमने इस तरीके से, ये एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है भैया, ओके, थीटा एंगल है, ओके। लेंथ L, इसकी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ सही से बनाएंगे जरा, ये लेंथ है इसकी L, AB इज इक्वल टू L, ठीक है। इस कैप इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप,
विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस पूरे को हमने एक एलिवेटर में रखा है जो ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से। अरे भैया खुद मोशन हो रहा है उसका, ये तो कैसा फ्रेम हो गया जो मोशन होता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, वो होता है मोशन में खुद हो अगर एक्सेलरेटेड मोशन तो नॉन इनर्शियल। लेकिन भैया ये क्वेश्चन नॉन इनर्शियल फ्रेम का नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो यानी अगर हम इसके अंदर भी खड़े हो जाएं तो ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जीरो एक्सेलरेशन से चल रहा है, यहाँ स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, फिलहाल चलिए फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन। कह रहे हैं एक ब्लॉक को यहां से अगर छोड़ें तो उसे यहां से यहां आने तक कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। कैसे निकालेंगे टाइम, पहले मोटे तौर पे आपको बता दूं, आपको मालूम है A से B तक आपको S मालूम है, डिस्टेंस कितना है A से B तक L। आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, जब छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। टाइम आपको निकालना है, अगर किसी तरीके से एक्सेलरेशन मिल जाए तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फाइनली टाइम निकाल ही लेंगे। u जीरो है तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में अगर a मिल जाए तो t की वैल्यू निकल आएगी s डाल के। अब a कैसे निकालें, एक्सेलरेशन के लिए आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। पहली लगेगी mg, दूसरी लगेगी रिएक्शन, फ्रिक्शन लेस है और कोई तो लगेगी नहीं, और स्यूडो फोर्स भी नहीं लगेगी। अभी क्या करेंगे, इस mg को रिजॉल्व करेंगे एक r के अपोजिट डायरेक्शन में, एक सरफेस के पैरेलल। ये थीटा है, ये थीटा होएगा, ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा। क्यों करा रिजॉल्व, एक्सेलरेशन निकालनी थी भैया। अगर हम इसको ऐसे छोड़ते सीधे तो नीचे अगर वर्टिकल आता है तो 9.8 g की एक्सेलरेशन से आता है, लेकिन ये टेढ़े में इस तरीके से आ रहा है तो कितनी एक्सेलरेशन से आएगा वो भी तो निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए रिजॉल्व किया, ऑब्वियसली ना ये ऐसे जा रहा है ना ये ऐसे जा रहा है, तो r तो mg cos थीटा के बराबर होगी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख दे रहे हैं r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, बची इस पे ये वाली फोर्स mg sin थीटा, जो नेट फोर्स mg sin थीटा बची है प्यारे, mg sin थीटा फोर्स से ही ये नीचे आएगा, और जो भी नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, ma। यहाँ पे डाल देंगे हम ma, m से m कट जाएगा, a हमारे पास आ गया g sin थीटा, यही बस यहाँ पे डालेंगे, आ जाएगा। देखिए s कितना है l, a कितना आया g sin थीटा, और t स्क्वायर निकालने के लिए सारी चीजें ऊपर ले जाओ, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2l अपॉन g sin थीटा। तो आपके पास t कितना आ गया, ये पूरा जो है देखिए अंडर रूट कर दो, चाहे पावर हाफ लिख दो, 2l अपॉन g sin थीटा। ये इस तरीके से सिंपली टाइम आ गया, यहाँ कोई स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं लगेगा। बात समझ पा रहे हैं कितना इजी है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं उसमें ये डिफरेंस कर दिया कि ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, अगले क्वेश्चन में e एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, यानी एक्सेलरेट होगी, और एक्सेलरेटेड लिफ्ट के अंदर अगर हम यहाँ खड़े हों तो हम हो जाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जिसमें कंसेप्ट लगेगा स्यूडो फोर्स का। कैसे होगा, पहले ये करिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या चेंजेस करे हैं पिछले वाले क्वेश्चन से। कह रहे हैं अ ब्लॉक ए स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन, ठीक है, एंगल थीटा, बेस लेंथ एल। पिछले क्वेश्चन में ए से भी एल था, अब की बेस लेंथ एल है, यानी बीसी की वैल्यू एल है, तो ए भी हमने निकालना पड़ेगा जब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। चलो यहाँ पर ही पहले मैं निकाल देता हूँ। कैसे, आपको मालूम है ये थीटा है, बेस हमें दे रखा है कैपिटल L, बेस दे रखा है कैपिटल L, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज आते हैं कॉस में। कॉस थीटा लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका L और हाइपोटेन्यूज है AB, तो आपका L कितना, AB कितना आ गया, AB इज इक्वल टू L अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, AB इतना आ गया जो पिछले केस में डायरेक्ट स्मॉल l दे रखा था। फिलहाल आगे
गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए, अब की बार ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, जो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी थी, जीरो एक्सेलरेशन थी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ इफ इट इज रिलीज फ्रॉम टॉप, वही करना है, इसे यहां से छोड़ेंगे, नीचे आने में कितना टाइम लगाएगा वो हमने निकालना है। तो वही ए से बी का सारा मोशन लेंगे, जिसमें डिस्टेंस तो हो गया ए बी के बराबर, जो आपका आ गया एल अपॉन कॉस थीटा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर हम निकाल लें तो टाइम आ ही जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u तो हम डालेंगे 0, तो ये हो जाएगा सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। वही काम करना है, बस ए कैसे निकालें वो देख लें, फिर t की वैल्यू निकल ही आएगी। उसके लिए हमें फोर्सेस बनानी पड़ेंगी। ये सारी फोर्सेस जो थी वो तो लगेंगी ही लगेंगी, साथ में भैया आप इसको इजी बनाना चाहते हो, ये भाग रहा है खुद, तो जो भागता है एक्सेलरेशन होती है, वो फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ही जाके बैठ जाओ, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा दो, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये यहीं पे जाके खड़े हो गए। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स लगेगी नीचे, नीचे लगेगी कितनी? ma। पहले हमने mg को रिजॉल्व किया था ऐसे और ऐसे, अब की बार ma को भी रिजॉल्व कर लेंगे ऐसे और ऐसे। ma को रिजॉल्व करें इधर की तरफ तो, और इधर की तरफ तो थीटा वाली साइड हो जाएगा ma cos थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा ma sin थीटा। अब क्योंकि ये ब्लॉक ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी, यानी r इज इक्वल टू उधर की तरफ r, इधर की तरफ ma cos थीटा प्लस mg cos थीटा, ma cos थीटा प्लस mg cos थीटा। लेकिन हमने इस r का कुछ करना नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। इधर की तरफ देखें, पीछे की तरफ तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, सिर्फ ये फोर्स लग रही है, एक इधर ma cos थीटा, ma sin थीटा, mg sin थीटा, यही दोनों फोर्सेस लग रही हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड अप कर देंगे, ये हो जाएगी ma sin थीटा प्लस mg sin थीटा। ये हो गई इसकी नेट फोर्स, जिस नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या? ma। इसी से हम m कॉमन ले लेते हैं, a नहीं, ये हमने गड़बड़ कर दी थोड़ी प्यारे, गड़बड़ ये कर दी कि कितनी एक्सेलरेशन दे रखी है, गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a, गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a। तो ये जो स्यूडो फोर्स है इसमें तो a लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो नेट फोर्स हम इस पे ले रहे हैं भैया, यहाँ a मत लिखो, a डैश लिखो। यहाँ पे ये जो a डैश है ये वो a डैश है जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम a डैश लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दो एक्सेलरेशन है तो दोनों जगह a नहीं लिख सकते। एक एक्सेलरेशन वो जिससे ऊपर जा रहा है ये ब्लॉक, और एक एक्सेलरेशन वो जिससे नीचे आ रहा है। हमें यहाँ a डैश चाहिए तो यहाँ पे a डैश लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी a sin थीटा प्लस g sin थीटा, कॉमन ही आ गया ना, तो ऐसा करो ना, m कॉमन ले लो, a प्लस g और sin थीटा, ठीक है। तो a डैश कितना निकला आपका? a डैश आ गया m से m कट गया, ये आ गया आपका a प्लस g sin थीटा। यहाँ पे डाल दीजिए सिंपली a डैश में, यहाँ पे a डैश कितना हो गया, कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा वो हम निकाल चुके हैं। s की जगह हम लिख देंगे, यहाँ लिख रहे हैं l अपॉन कॉस थीटा, a डैश की जगह लिख देंगे a प्लस g साइन थीटा, ठीक है। और आपका क्या बचा है? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर गया 2l कॉस थीटा अपॉन ये नीचे आया, और साइन थीटा नीचे आया, साइन थीटा भी नीचे आएगा, a प्लस जी साइन थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है प्यारे। जिसमें आप टी स्क्वायर है उसे आप दूसरी जगह ले जाके अंडर रूट कर दोगे, तो ये जो पूरी पावर है 2l अपॉन a प्लस जी कॉस थीटा साइन थीटा की पावर 1/2, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वैसा ही था, बस यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स और लग गई है, और एक काम ये कि मैंने यहाँ स्यूडो एक्सेलरेशन a दे रखी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बुक में a की जगह a नॉट था, इसलिए यहाँ पे a नॉट लिखा हुआ है, उससे परेशान मत होइएगा, ठीक है प्यारे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से इसे समझो पहले फिर से, और अपने आप करो, फिर ही बढ़ना आगे।
तो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि ये स्यूडो फोर्स पे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स पे बेस्ड जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चंस आपको कराए थे, बाकी क्वेश्चंस आप बुक से करिए। प्रॉब्लम आए मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ज़रूर मैं सॉल्व करने की आपकी कोशिश करूँगा। फिलहाल प्यारे, ये आपका आज का पूरा टॉपिक था, जिसमें 2 लेक्चर्स में मैंने आपको एक थ्योरी बताई, एक में मैंने न्यूमेरिकल बताए, किससे रिलेटेड, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल एंड स्यूडो फोर्स से रिलेटेड। सारे लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। फिलहाल अगर आप अगला लेक्चर में लाने वाला हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, अगर वो अटेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अटेंड कर सकते हैं। आज के न्यूमेरिकल्स कैसे रहे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। समझ में आए तो एक लाइक बटन भी दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में, जब तक के लिए मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।